Hello everyone, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in our today's video lecture series of FOSD subject Fundamental of Software Development. So let's start. Today we are going to discuss about unit number 3 of the FOSD subject is Software Project Management. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ द FOSD सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो हाउ वी कैन मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. सो फॉलोइंग दिस स्टेप फॉर द मैनेजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू मेक अ प्लान अबाउट प्रोजेक्ट. हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हम जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसका सबसे पहले प्लान बनाना चाहिए. प्लान बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसी प्लान के बेस पे हम लोग वर्क प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. द फर्स्ट स्टेप फॉर the project plan management is make a plan depends on our project management. Whenever our project plan is completely ready, then work process start based on the plan. हमारा प्लान जो क्रिएट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो प्रिपेयर हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्क प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसमें वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे. इट मीन्स फर्स्ट स्टेप प्लान, सेकेंड स्टेप डू, एंड देन हमारा कम्प्लीटली प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे और देन फाइनली एक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो दिस ऑल प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू आवर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग. So whenever we implement any project, then we have to first of all make a plan of the project, then start the working process of the project, then check your project, and finally act of your project. Okay, so let's start here. First of all, responsibility of software project manager. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट. विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर. सो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. सो फर्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टीयरिंग अ प्रोजेक्ट टू सक्सेस. जो मैनेजर है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा ताकि कम्प्लीटली जब तक हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो जाता तब तक वो पहले से लेकर लास्ट तक टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेगा. इट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर टेक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टीयरिंग प्रोजेक्ट टू बी सक्सेस. सेकेंड स्टेप, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ लार्ज एंड वेराइड. सो जिस मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हुई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ वेरी लार्ज एंड वैराइड ऑफ द सिस्टम ऑफ आवर प्रोजेक्ट. The job responsibility of project manager ranges from invisible activities like building up team morale to highly visible customer presentation. So manager also take the responsibility for the project proposal writing, project cost estimation, scheduling and project staffing, एक्सेट्रा, सो एंड सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं. सपोज़ हम टीम वर्क का प्रोजेक्ट लेते हैं. सो जब भी हम टीम वर्क का प्रोजेक्ट लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जो हुए हमारी टीम में एंटर हुए अभी जो हमने एक टीम बनाई हुई है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उनमें शायद 10 लोग हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो 10 लोग हैं वो 10 के 10 लोग सभी के सभी अपनी तरह से काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका भी एक मेन लीडर होगा. तो 10 में से जो एक मेन लीडर है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि हमारा जो प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो लीडर है वो अपने अंडर में जो 9 पर्सन है वो भी, और वो खुद एक शामिल है वो भी, वो 10 पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने सर पर लेगा.
और फिर वो क्या करेगा, अपनी टीम के जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को वर्क अलॉट करेगा। सभी लोगों को वर्क अलॉट करने के बाद वो क्या करेगा, सभी लोगों का वर्क अलॉट करने के बाद कौन किस टाइम पे वर्क करेगा उसका शेड्यूल बनाएगा। शेड्यूल बनाने के बाद वो ऑब्जर्व भी करेगा कि ये पर्सन अपने टाइम पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सभी का सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली वन पर्सन, हम जो इसे अभी लीडर बोल सकते हैं, तो वो पर्सन जिसने अपने सिर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली रखी हुई है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो पर्सन है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ले रखता है, तो वो it nothing but a manager. So we can say as this is our manager, and this manager also take a responsibility for a project proposal writing, देन प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। हमारा प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है और वो कंप्लीट होने तक हमारा प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कितना होता है, उसका कॉस्टिंग एस्टिमेशन कितना होगा, वो सारा का सारा ऑडिटिंग या अकाउंटिंग या फिर हमारा मेंटेनेंस है उसका डिप्लॉयमेंट है, सारा का सारा वो एस्टिमेट निकालना होता है। वो कौन करेगा, हमारा मैनेजर करेगा। So we can say manager also take the responsibility for a project proposal writing, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, उसका शेड्यूल क्रिएट करेगा, और जो हमारे टीम के स्टाफ है उस स्टाफ को जो वर्क अलॉट किया हुआ है वो काम ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, वो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन भी करेगा। सो दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। नेक्स्ट, so here this one is our the round symbol figure for our software project manager. So this is our SPN stands for software project manager. वो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। सो दिस इज़ अवर द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड दैट इज़ टेकन बाय only and only one person, and we can say this person as our project manager, and last one is management. Okay, next, the activities of manager classify in two major types of responsibility. First of all, project planning. मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि जो भी हम प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हैं तो उसका हम पहले क्या करेंगे, प्लान। वो सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें एक घर बनाना है, तो घर हम पहले डायरेक्टली तो क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि हमें इस टाइप का घर चाहिए, ये डायरेक्शन में हमें ये रूम चाहिए, ये डायरेक्शन में हमें ये रूम चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे। थिंकिंग करने के बाद हम पेपर वर्क पे हमारा प्लान क्रिएट करेंगे, और प्लान क्रिएट करने के बाद हम जो घर बनाने वाले हैं उसकी वर्क प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सेम लाइक हियर ये भी ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका टू मेजर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कौन सी है, तो पहले प्रोजेक्ट का प्लान बनाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मेक अ प्लान ऑफ प्रोजेक्ट। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट का प्लान बनाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल project planning. So project planning involve estimating several characteristics of project and then planning the project activities based on the estimate made. Then following activities include in our project planning, first of all estimation, then scheduling, then staffing, then risk management and miscellaneous plan, and this all include in our project planning activities. So we can say as these are covered by our project planning consist of the following activities: estimation, scheduling, staffing, risk management and miscellaneous plan. Okay. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर का ही ले लेते हैं। सपोज़ हमें एक घर न्यू क्रिएट करना है, हमें एक नया घर बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कि हमें कितना कवरेज एरिया में हमारा घर खड़ा करना है। उसके बाद हम जो उसका क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद कितने रूम चाहिए हमें घर में, उसका पूरा का पूरा प्लान क्रिएट करेंगे। तो पहले से लेकर हमारा घर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, वहाँ से पहले से लेकर लास्ट तक का पूरा हम एस्टिमेशन निकालेंगे। एस्टिमेशन मीन्स हम उसका अराउंड कितना होगा, उसका कॉस्टिंग, खर्च, मेंटेनेंस, वो सब कुछ हम एस्टिमेशन में निकाल देंगे। उसके बाद
हमारा प्लान क्रिएट हो जाता है तो अब हम हमारा घर जो क्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए हम अपना वर्क प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, उसका शेड्यूल क्रिएट करेंगे कि आज हमें घर का यहाँ से प्लान शुरू करना है क्रिएट करने के लिए। तो पूरा का पूरा शेड्यूल करेंगे कि आज हम ये करने वाले हैं, कल उसके दिन दूसरे दिन के बाद हम ये करने वाले हैं, उसके बाद ये हम करने वाले हैं। तो सारा का सारा हम शेड्यूल कर लेंगे। उसके बाद स्टाफिंग है। तो घर जो है वो एक पर्सन से तो खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी टीम होनी चाहिए। तो जितने भी मेंबर है तो घर में आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिशियन है तो उसका पोर्शन अलग आएगा, वायरिंग का पोर्शन जो है वो भी इलेक्ट्रिशियन कर देंगे, हमारा जो प्लम्बरिंग का है वो अलग तरह से करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा घर में मैशन है तो वो मैशन भी अपनी तरह से काम करेगा। तो वो सारे के सारे स्टाफ मेंबर है रिगार्डिंग अवर जो हमें न्यू घर करने के लिए हमने अलॉट किया हुआ है, ये सभी के सभी मेंबरों को वो अपनी अपनी तरह से काम करेगा। तो वो हमारा क्या है, स्टाफिंग रूल्स ऑफ अवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो हम जो अभी हमारा घर कंप्लीट करने वाले हैं उसमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, कौन कौन सा रिस्क हमें लेना पड़ेगा, तो उसको भी हमें मैनेज करना पहले से ही मैनेज करने के लिए कुछ सोच कर रखना पड़ेगा कि यदि हमें एट ए टाइम घर क्रिएट करने में ये रिस्क आ सकता है तो हम उसको एट ए टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम रिस्क मैनेजमेंट पहले से सोच कर रखेंगे। उसके बाद है वो मिससेलेनियस प्लान है, तो वो भी हमें पूरी तरह से पहले से लेकर लास्ट तक कौन कौन सी कॉस्टिमेशन है, वो मेंटेनेंस है, डिप्लॉयमेंट है, सारा का सारा किस तरह से हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट होने में हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। सो वो सारा का सारा ये एक्टिविटीज़ है वो कौन कवर करेगा, हमारा पूरा का पूरा पहला मेजर जो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो दैट्स वाई वी कैन से एज अ टू मेजर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ हियर वन आवर फर्स्ट मेजर टाइप्स इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग several characteristics of project and then planning the project activities based on the estimation made. Okay, and these all activities covered by our project planning consist of the following these all activities. Next, project monitoring and control activity, and this is a very most important thing about our project management. So which types of monitoring and control activities occur by any manager? So here project monitoring and control activities of the project management is nothing but we can also take a one type of one type of meet, and as well as we can also say as a group member discussion. So the project monitoring and control activities are undertaken once the development activities start, and then the aim of project monitoring and control activities is to ensure that the development project monitoring and control activities depends on our project manager. So यहाँ पे हमें ऐसा कुछ बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज़ है वो क्या कर सकते हैं। तो जब हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसका मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे। सो मॉनिटरिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो पूरी की पूरी टीम है उसको पहले हम अदरवाइज़ वी कैन ऑल्सो से एज ए ग्रुप डिस्कशन, हमारी टीम के जो भी मेंबर हैं उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसकी पूरी की पूरी टीम के अंदरों अंदर हम कुछ डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 मेंबर हैं, उसको हमने एक जगह बिठाया हुआ है और वो अपनी अपनी तरह से अपना टॉप ऑफ व्यू में जो भी उसके माइंड में थिंकिंग आता है वो अपनी तरह से अपनी साइड से वो जो मैनेजर है उसको बोल रहा है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको कंप्लीट करने के बाद जो हम मॉनिटराइजेशन करने वाले, सपोज़ हमारी जो यूट्यूब चैनल है, आप सब लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल का भी
मॉनिटराइजिंग होना शुरू हो जाता है जब हमारा 1000 या उसके ऊपर हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो व्यू है उसका व्यू भी मुझे बहुत सारा आइडिया तो नहीं है, लेकिन इतना आइडिया है कि 1000 सब्सक्राइबर और कुछ व्यू भी होता है। तो वो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसका भी मॉनिटराइजेशन शुरू हो जाता है। तो वो मॉनिटराइजेशन शुरू हो जाने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि उसको एक हमारी जो भी टीम है यूट्यूब की, तो यूट्यूब की टीम जो होती है वो उन्होंने पहले डिसाइड किया होगा कि इतना कुछ आ जाने के बाद हम यूट्यूब चैनल जो है जिसका भी उसका ऑनर है उनका हम मॉनिटराइजेशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमारा है कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम जब उसको पब्लिश करने वाले होते हैं, इसका मीनिंग हम जब उसको डेवलप करने वाले होते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी टीम जो होती है उसको पहले हम बिठाते हैं, उसका सभी लोगों का हम रिव्यू लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कहने वाला है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। सो हमारा टोटली मेन एम यही है। So the aim of our the project monitoring and control activities is nothing but it ensure to develop our finally project management. So हम पहले यहाँ इस तरह से जो मैंने फिगर में आपको दिखाया है कि पहले हम सभी के सभी लोगों को बिठाते हैं और उसका जो रिव्यू है वो लेते हैं और उसके बाद हम मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं। ओके, एंड देन स्किल रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजर, जो हमारा मैनेजर है उसमें कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होनी चाहिए। हमारा मैनेजर है उसमें कुछ स्किल तो होनी ही चाहिए ना, अदरवाइज़ हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। विदाउट एनी स्किल जो हमने उसको मैनेजर बना दिया है और वो अपने सिर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है लेकिन उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो हम सक्सेसफुल करने के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे होंगे फिर भी वो क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। वाई? बिकॉज उसका जो मैनेजर है, उसका जो मेन हैंडलर है वही टैलेंटेड नहीं है, तो उसके अंडर में काम करने वाले होते हैं वो भी उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर मिला हुआ है उनके अंदर भी कुछ स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर भी कुछ टैलेंट होना चाहिए। सो स्किल रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजर, सो ही मस्ट हैव theoretical knowledge of different project management techniques and good decision making capability also required in project manager। जो पहला स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजर में वो है कि वो ऐसा पर्सन होना चाहिए वो गुड डिसीजन ले सके। So first skill of the project manager we can say as good decision making capabilities also required in a project manager। जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो गुड डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। सेकेंड थिंग, he should be client representative and has to determine and implement the exact need of the client and capable of understanding and discussing the problem with customer। उसके बाद हमारा मैनेजर कैसा होना चाहिए, तो मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि जो कस्टमर की रिक्वायर है, इसका मीनिंग ये होता है कि सपोज़ मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, आइदर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मेरा दीपिका प्रजापति है, उसका सेपरेट मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगी, जो डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनके पास जाकर मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसा एक सॉफ्टवेयर रेडी करना है, मेरे पास आइडिया है लेकिन उसको कैसे बनाना है वो मुझे मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, डेवलपर के पास जाकर मेरा जो आइडिया है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, एज ए मैं कस्टमर हूँ, डेवलपर के सामने बैठ के मैं सारी की सारी मेरी रिक्वायरमेंट है, उसका जो मैनेजर है उसके पास जाकर मैं पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट दूंगी कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मेरे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मेरी जो है वो मैनेजर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। वो मैनेजर है वो अंडरस्टैंड हो पाएगा और वो अंडरस्टैंड हो जाने के बाद अपनी टीम को बुलाएगा और अपनी टीम को भी वो कम्युनिकेट करेगा कि हमारे पास ऐसा कस्टमर आया है और उनको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो मैनेजर होता है उसके पास अंडरस्टैंडिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट ही शुड बी क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, सो वो क्लाइंट के सामने अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेटिव कर सके, ऐसा होना चाहिए। हैज़ टू डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट द एग्जैक्ट नीड ऑफ क्लाइंट एंड वी कैन ऑल्सो सी एज इट्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विथ ईच अनदर कस्टमर। ओके,
then he should have a team leadership skill, so the project which is divided into different person are managed well and completed as per schedule, and he should have the experience in the related areas of developing project. so जो ये सारी स्किल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर में होनी चाहिए. सो हियर हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारी जो 10 मेंबर की टीम है तो कोई एक तो लीडरशिप लेगा, तो उनके अंडर में जो हमारे टीम के मेंबर है वो काम करेंगे, उसको जो वर्क अलॉट किया है वो अपनी अपनी तरह से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. सो ही मस्ट बी एबल टू मॉनिटराइजिंग एंड शेड्यूलिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ईच माइलस्टोन्स ऑफ द प्रोजेक्ट. सो हियर वन आप लोग देख सकते हैं इन फिगर में, तो बिटवीन में लीडरशिप है, तो लीडरशिप के अंडर में क्या होगा, तो वो टीम वर्क होगी, मोटिवेशन होगा, कॉम्पिटेंस होगा, स्किल्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कम्युनिकेशन होगा, पावर होगा, सपोर्ट होगा. वो लीडरशिप है जो मैनेज करने वाला कोई एक पर्सन है, उसके पास ये सारी की सारी स्किल होगी. कौन कौन सी, उसको टीम वर्क कैसे करवा सकते हैं, उसके बाद मोटिवेशन स्पीच भी वो खुद देगा ताकि जो उनके अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो वेरी एक्साइटेड होकर काम करें. उसके बाद कॉम्पिटेंसी होगी, उसमें ऐसा कोई टैलेंट होगा, कोई स्किल होगी. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सिर पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. उसके बाद कम्युनिकेशन, उसका जो नेचर है वो भी अच्छा होना चाहिए, तो वो दूसरों के नेचर के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो सके, सिंक्रोनाइज अच्छी तरह से हो सके दूसरों लोगों के साथ. उसके बाद उसमें पावर होना चाहिए, एंड वी कैन ऑल्सो से एज एटीट्यूड, बट ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. उसके जो टेक्निकल एटीट्यूड हम बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ उसके पास एटीट्यूड भी होना चाहिए, पावर होना चाहिए. उसके बाद वो सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, ऐसा कोई ईगो रखने वाला पर्सन नहीं होना चाहिए. सो ये सब कुछ है वो हमारी स्किल रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजर में एक्टिविटीज़ है. सो नेक्स्ट उसके बाद आता है मैट्रिक्स फॉर साइज एस्टिमेशन. So this topic is very most important topic for the GTU exam, and this question again and again asked in GTU exam. So whenever this type of question asked in GTU exam, then you have to attempt the answer, this type of answer for the matrix for size estimation. So the accurate estimation of the problem size is a fundamental of satisfactory estimation of other project parameters such as effort, time duration for completing project and total cost for developing software. सो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स फॉर साइज एस्टिमेशन करना है. तो जब हम अपना पूरा का पूरा एफर्ट्स देते हैं प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, तो हमारा जो एफर्ट्स है, हमने कितना टाइम लिया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, सो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना लिया हुआ है, उसका टोटल कॉस्ट, ताकि हमने जो भी प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, तो उसका कॉस्ट कितना हुआ है सॉफ्टवेयर का, वो सारा का सारा जो पैरामीटर्स है उसको हम क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स फॉर द साइज एस्टिमेशन करने जा रहे हैं. So the project size is a measure of the problem complexity in terms of the effort and time required to develop the product. So here currently two metrics are used to estimate size. तो यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं मेज़र करने के लिए, इट मीन्स एस्टिमेट करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया हुआ है उसको हम अभी मेज़र करने वाले हैं टू मैट्रिक्स से. सो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है LOC. LOC स्टैंड्स फॉर लाइन्स ऑफ कोड, एंड हमारा सेकंड मैट्रिक्स जो है इसे हम कहने वाले हैं FP. FP स्टैंड्स फॉर फंक्शन पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट लाइन्स ऑफ कोड फर्स्ट, LOC. So LOC is our simplest and most widely used matrix to estimate the project size. हमारी प्रोजेक्ट की जो पूरे की पूरी साइज़ है
उसको एस्टिमेट करने के लिए हम एलओसी का यूज़ करेंगे, इट मीन्स लाइन्स ऑफ कोड का। हियर मैं आपको उनका फिगर दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, उसका एक पिक कैप्चर किया हुआ है। ये हमारा VB.NET का ही है जो हम अभी परफॉर्म करते ही है विजुअल स्टूडियो में। आप लोगों को मालूम है हमारा जो VB.NET सब्जेक्ट है उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज 2015। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो 2015 एंटरप्राइज, वो सॉफ्टवेयर ही है हमारा। तो उसके लिए भी जो टीम वर्क ने एफर्ट्स दिए हुए हैं, उन लोगों ने जो अपनी तरह से वो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा ट्राई करने के बाद ही उसको लॉन्च किया है, तो वो सारा का सारा उन लोगों ने एफर्ट्स दिया हुआ है। उनकी जो मेहनत, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, उनकी टीम वर्क की जो मेहनत है उसके बाद ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। तो उनको हम मेज़र कैसे करेंगे, उनको हम एस्टिमेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो रेड एरो से डिनोट्स किया हुआ है LOC, इट्स नथिंग बट आवर लाइन्स ऑफ कोड। तो उसी के बेस पे हम हमारा जो ये पहला वाला जो फाइल दिखाई दे रहा है .cs फाइल, बेसिकली हम .vb फाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है .cs का। तो जो ये हमारा CS फाइल है उसका हम एस्टिमेशन कैसे पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पे हम जब इसको रन कर रहे होंगे, इट मीन्स इसको हम कंपाइल एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तब यहाँ पे LOC आएगा। इट मीन्स उसका एस्टिमेशन जो हमें पता होना चाहिए वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा? तो हमें वो एग्जीक्यूट होने के समय पर, एट अ टाइम वेन एवर वी रन द प्रोग्राम, देन behind otherwise under of this LOC application app debug, we can see here this type of LOC, it means line of code estimation about our this CS file. Okay, so here this is the simplest and most widely used matrix to estimate the project size. It is a very popular method, and this matrix measures the size of project by counting the number of source instruction in the developed program. During the counting, comments, blank lines should not be counted, and determining the LOC count at the end of project is a very simple but accurate estimation of the LOC count at the beginning of project is very difficult. And disadvantages of LOC is a language dependent, so it focuses on coding activity only. So this is a language depend, so we can also see here this picture is coding our VB.NET language. So we can say as LOC is a language dependent and it focuses on coding activity only. LOC gives the numerical values of problem size, that is depend on coding style. We can't measure the size of specification, and LOC measure with the quality and efficiency of code. It measure lexical and textual complexity only, and difficult to estimate LOC from problem description, so it is not useful for project planning. Okay, and this figure is about our LOC estimation. नेक्स्ट हमारा जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स। सो हियर हम डिस्कस करने जा रहे अब फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स, द सेकंड वे ऑफ एस्टिमेशन मैट्रिक्स FP, फंक्शन पॉइंट। So the function point matrix overcomes many of shortcoming of LOC matrix. So जो LOC में हमें disadvantage मिल रहा है उसको overcome ये हमारा जो second matrix है वो देता है function point. So we can say the function point matrix overcomes many of the shortcoming of the LOC matrix. So the advantage of using the function point matrix is that it can be used to easily estimate the size of software product directly from the problem specification. But in LOC here but in लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस मैंने रखा नहीं है. So but in LOC the size can be accurately determined only after the product has fully been
develop. And in function point matrix, the size of software product is directly dependent on the number of different functions or features it supports. So here this all equation used for count UFP. So here UFP is nothing but our the inputs of function point. So dear all student, this portion can't explained in well format because here, so this is a function point matrix, and here one this is a equation about our count UFP. बट ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू हमारी जो टेक्स्ट बुक है उनमें से मैंने लिया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक में हमें जो ये इक्वेशन दिया है उसका जो बेस होना चाहिए वो बेस नहीं था. सो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ उसका कोई बेस नहीं है. तो बेस के बिना हम ये जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो आप लोग यहाँ पे ओनली जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो ये हमारा इक्वेशन है वो कैसे काउंट होता है. सो हमारे पास यहाँ पे कोई बेस नहीं है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन वेल फॉर्म में नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आपको मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि हमारे पास यदि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और हम उसको मैट्रिक्स यहाँ पे हमने जो एफपी यूज़ किया हुआ है फंक्शन पॉइंट उसको यूज़ करके हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो ऐसा इक्वेशन हम यूज़ कर सकते. सो यूएफपी का स्टैंड्स फॉर होता है अनएडजस्ट फंक्शन पॉइंट. सो यहाँ पे हमारा जो अनएडजस्ट फंक्शन पॉइंट है वो कितने नंबर का होता है इनपुट. जो भी हमारा नंबर इनपुट होता है उनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नंबर ऑफ़ इनपुट्स मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस नंबर ऑफ़ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस नंबर ऑफ़, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स है वो अप में आ चुका है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बोल के अंडरस्टैंड करवाती हूँ. number of files number of files multiply by 10 and number of interface multiply by 10, and this all the equation parameters used for count UFP, it means unadjusted function point. So ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारा UFP का वो वंस अगेन यहाँ पे मैं वेल फॉर्म में डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का बेस नहीं है. लेकिन आप लोगों को कोई भी ऐसा बेस आपको एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप लोग ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उसका आप एफपी काउंट करो. आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन 2 matrix estimation method for project management. So whenever this type of question ask like explain 2 matrix of project management, then you have to write only and only this type of equation to count UFP. Okay, so UFP is equals to number of inputs into 4, number of outputs into 5, number of inquiries into 4, then number of files into 10, then number of interfaces into 10. Okay, so the different to count the UFP unadjusted parameters function point are number of inputs, outputs, inquiries, files, and number of interfaces. Okay, next this is our function point FP analysis, and here give the advantages and disadvantages of our function point. So it is not restricted to code, it is a language independent, it is a more accurate than estimate LOC. We can have the measure from the specification that can't be done with LOC, and disadvantage of function point is it ignore the quality of output, it is fully oriented to traditional data processing system, and it doesn't take into account the algorithmic complexity of software. So in next lecture we will discuss project estimation technique use. So now
In this lecture, we have already done about two metrics. First, LOC and FP. It means function point and lines of code. Then here, skill required in project manager, monitoring and controls activities of project. Then responsibility of our सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर. सो डियर ऑल स्टूडेंट, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमें गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हो. अदरवाइज़ हमारा जो सब्जेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने क्रिएट किया हुआ है उसमें भी आप कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं. Okay, so I hope you all easily understand about this all topics from this PPT video lecture series. Okay, so once again, this all topic we have already covered in this video lecture series. And in the next video lecture we will discuss about project estimation techniques. Okay, so thanks to all of you.